हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने चल रहे हैं जो हमारा एसएससी जेई का नानटेक वाला पोर्शन चल रहा था, उसमें बायोलॉजी हम देख रहे हैं। तो बायोलॉजी का आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है, प्लांट किंगडम। इसके पहले 8 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ना देखें और प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एसएससी नानटेक के नाम से बनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम प्लांट किंगडम, तो अगर हम बात करें पौधों का आधुनिक वर्गीकरण, इसके विषय में कौन बताया था? ओसवाल्ड एंड टिप्पो नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था पौधों के वर्गीकरण के विषय में, ठीक। और प्लांट किंगडम का अगर डिवीजन देखें तो एक क्रिप्टोगैमी, जिसको आप पुष्पोद्भिद, और फैनरोगैमी, पुष्पोद्भिद। और अपुष्पोद्भिद मतलब इसमें बीज नहीं होते, पुष्पोद्भिद मतलब इसमें बीज होते हैं, ओके। और यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्रिप्टोगैमी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैमी के 3 पार्ट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और यहाँ पे जो हमारा फैनरोगैमी है, इसके 2 पार्ट, जिम्नोस्पर्म जिसको नग्न बीजी, एंजियोस्पर्म जिसको आवृत बीजी, ओके। अब यहाँ पे जो थाइलोफाइटम देख ले, थाइलोफाइटा में एग्जांपल इसका जिसके एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया आ जाएंगे थैलोफाइटा में। और यहाँ एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी, इसमें बात करें तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे क्रिप्टोगैमी में बीज नहीं होते, क्रिप्टोगैमी में बीज नहीं होते। जैसे यहाँ पे क्रिप्टोगैमी बीज नहीं होता, अपुष्पोद्भिद जो था, और फैनरोगैमी में बीज होते हैं, ये ऊपर ही देख चुके थे। और अगर थैलोफाइटा की बात करें, थैलोफाइटा या पौधों का सबसे बड़ा संघ है, पौधों का सबसे बड़ा संघ थैलोफाइटा होता है। जैसे हम एनिमल किंगडम में देखे थे, वहाँ पे क्या था, हमारा आर्थ्रोपोडा था, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ था। यहाँ पे क्या है, थैलोफाइटा। और एनिमल किंगडम दूसरा सबसे बड़ा कौन सा था? मोलस्का था। तो आप यहाँ से याद कर सकते कंपैरिजन करके। तो यहाँ पे क्या है, थैलोफाइटा। और इसमें क्या, जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। जाइलम फ्लोएम आपको पता है, जाइलम जो हमारा जल एवं मिनरल्स को ले जाता है पत्तियों तक जड़ से, और फ्लोएम फूड को ट्रांसफ़र करता है। और इसमें भ्रूण नहीं होते, और इसमें स्पोर्स या बीजाणु नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अगर एल्गी की बात करें, एल्गी की बात करें, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एल्गी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अंतरिक्ष में जब यात्री जाते हैं तो एक शैवाल यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्लोरेला शैवाल, ठीक। क्लोरेला शैवाल को भोजन के रूप में यूज करते हैं। और क्लोरेला शैवाल में इसमें क्या होता है, पानी और भोजन दोनों मिलता है, इसी से पानी और भोजन दोनों मिल जाता है। और अगर हम बात करें अलवा शैवाल, एक होता है अलवा शैवाल, इसको जनरली सलाद के रूप में यूज करते हैं अलवा शैवाल को। और प्रोटोडर्मा शैवाल की बात करें तो वह कछुए की पीठ पे मिलता है, प्रोटोडर्मा कछुए की पीठ पे मिलता है। और केल्प शैवाल, सबसे बड़ा शैवाल के विषय में पूछा जाए तो है केल्प शैवाल। और अगर पूछा जाए नीले हरे शैवाल कौन होते हैं, नीले हरे शैवाल तो होता है साइनोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरिया नीला हरा शैवाल होता है। यहाँ पे शैवाल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कौन सा शैवाल सलाद के रूप में, कौन सा शैवाल अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं, और कौन सा शैवाल कछुए की पीठ पर होता है, सबसे बड़ा कौन सा शैवाल होता है। तो ये सब है, ओके। और नीले हरे शैवाल में जो साइनोबैक्टीरियम कहते हैं, और इसका एग्जांपल बात करें नोस्टॉक, एनाबेना, ये सब नीले हरे शैवाल का एग्जांपल है। और अगर हम शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन के माइकोलॉजी, ओके। और कवक, कवक जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, कवक फंगस अपना भोजन फंजाई स्वयं नहीं बनाते हैं। और इसका कवक में अगर एग्जांपल बात करें, मशरूम, ईस्ट, टोडवाल, पफवाल, म्यूकर, एस्परजिलस, ये सब इसके एग्जांपल हैं, ओके। मशरूम आपको पता है खाया जाता है। और लाइकेन, लाइकेन जो होता है एक कवक और शैवाल के सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
कौन सा ऐसा है जो कवक और शैवाल के सहजीवी के रूप में यूज होता है, तो वो लाइकेन होता है, लाइकेन। और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनेलॉजी, लाइकेन के अध्ययन के लाइकेनोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। और अगर वायु प्रदूषण का सूचक या संकेतक कौन होता है, तो लाइकेन ही होता है वायु प्रदूषण का। अगर वायु प्रदूषण बढ़ती है तो ये नष्ट होने लगते हैं, या इनविजिबल कम दिखाने देने लगते हैं, या कलरलेस हो जाते हैं। ठीक, लाइकेन। और लाइकेन से ही लिटमस पेपर में इसका प्रयोग होता है। अगर देखो प्रदूषण बढ़ता है तो SO2 की मात्रा बढ़ती है, SO2 की मात्रा बढ़ती है तो प्रदूषण बढ़ता है, तो लाइकेन घट जाते हैं। अगर लाइकेन कम दिखने लगे तो समझ जाओ प्रदूषण बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकोनोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, फंगस के शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। ठीक, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है बैक्टीरिया वो कोकस शेप का होता है, जो राउंड राउंड में होता है, कोकस शेप का बैक्टीरिया मैक्सिमम पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब जो दूध होता है एनिमल्स का दूध, उसको जीवाणु रहित करने के लिए सबसे पहले लुईस पास्चर ने पाश्चुरीकरण का, पाश्चुरीकरण सबसे पहले कौन बताए थे, लुईस पास्चर ने। और इसमें टेम्परेचर, दो टेम्परेचर होते हैं, एक होता है 62 डिग्री सेल्सियस या 62.5 मिल जाएगा कहीं कहीं। ये 30 मिनट के लिए अगर दूध बॉयल करें तो पाश्चुरीकरण हो जाता है। और या तो आप 78 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए गर्म कर दो तो भी वो पाश्चुरीकरण दूध का हो जाता है। उसमें जो माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं, जैसे टीबी के बैक्टीरिया है, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है, अगर मान लो कोई एनिमल्स हैं, उसको टीबी हुआ है, टीबी के बैक्टीरिया हैं, तो दूध में आ जाएंगे। और अगर आप दूध बिना पाश्चुरीकरण के या बिना बॉयल किए पी जाते हैं तो आपके अंदर वो बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो आपको टीबी होने का चांसेस हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर हम देखें, दूध से दही का बनना कौन सी प्रक्रिया, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनना, उसमें लैक्टोबैसिलस नामक का बैक्टीरिया होता है, उससे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ब्रायोफाइटा के विषय में देखते हैं। ब्रायोफाइटा ये पौधों का उभयचर है, पौधों का उभयचर ब्रायोफाइटा। इसमें जड़ होती है, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम, इन सब का अभाव होता है। ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं, जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम में सब अभाव होते हैं। और इसमें भ्रूण होता है, भ्रूण होता है, और ये नम स्थानों पे उगते हैं, नम स्थान पे जहाँ पे क्या होती है, पानी वगैरह होता है वहाँ पे उगते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मॉस, लिवरवर्ट, ये सब होते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम बात करें टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम और भूड़ उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइटा में एब्सेंट होते हैं, याद कर लो। लेकिन अविकसित होते हैं लेकिन ये डेवलप्ड नहीं होते, अविकसित होते हैं। इसका एग्जांपल बात करें तो फर्न जिसमें 1260 क्रोमोसोम में गुणसूत्र होते हैं। और टेरिडोफाइटा प्लांट में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, मैक्सिमम गुणसूत्र ही इसमें होते हैं। कितने होते हैं, 1260। अब आगे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी या अनावृत बीजी। इसके बीज ढके नहीं होते, इसमें पुष्प नहीं मिलता, फूल इसमें नहीं मिलता, और लंबे वृक्ष होते हैं। ठीक, जैसे सिकोया, चीड़, देवदार, ओक और सिड्रस। सिकोया जो होता है सबसे लंबा वृक्ष होता है, जनरली 120 मीटर। और चीड़ से माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं, जो मैच बॉक्स यूज करते हैं उसकी तीलियाँ चीड़ के पेड़ से बनाई जाती है, चीड़ के पेड़ की टहनियों को छील के। ओके, अब यहाँ पे है गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसमें क्या होता है, फूल होते हैं, फूल होते हैं और बीज ढके होते हैं। और यहाँ पे जो हम जिम्नोस्पर्म पढ़े थे, इसमें फूल नहीं होते हैं और बीज ढके हुए भी नहीं होते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर बात करें एक बीज पत्री,
तो एक बीजपत्री में एक बीज पत्र वाले होते हैं और पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होते हैं, समांतर विन्यास। जैसे आप धान और गेहूं में देखे होंगे, धान और गेहूं की जो पत्तियां होती है लंबी होती है और उसमें पैरेलल ऐसे विन्यास होते हैं। ओके। और पंखुड़ियाँ 3 के मल्टीपल में होती है, इसमें झकड़ादार या फाइब्रस रूट होती है। एग्जाम्पल वही धान, गेहूँ, लहसुन, प्याज, इन सब की आप पत्तियाँ देखेंगे लंबी होंगी और क्या समांतर विन्यास उसमें होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री हो गया, अब यहाँ पे द्विबीजपत्री। इसमें क्या होते हैं, डबल सीड लिप, मतलब द्विबीजपत्री होते हैं। पत्तियों में नेब्ड वेनेशन होता है, जलिका वक्त होते हैं। जलिका वक्त जैसे आप आम ओम के पत्ते को देखो तो उसमें क्या होता है, ऐसे जाली की तरह बनी होती हैं। ओके। और पंखड़ियाँ जो होती 4-5 के मल्टीपल में होती है और इसमें टैप रूट होता है। एग्जाम्पल आम, गुलाब, इन सब की पत्तियों को देखो। और नोट पॉइंट में एक देखते हैं, बरगद जो होता है, बरगद का वृक्ष, उसमें एक एडवेंटियस या आकस्मिक जड़ होती है। आप देखेंगे बरगद के पेड़ में तो उसके टहनियों से जड़ नुमा निकली होती है। कभी कभी वो ज़मीन के नीचे भी टच हो जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है वो जड़। तो इसमें आकस्मिक जड़ होती है। इनका कार्य क्या होता है, ये बेसिकली वायुमंडल से अगर यहाँ ऊपर तक ही रह गए, जैसे ज़मीन के अंदर नहीं गई तो वायुमंडल से, और ज़मीन के अंदर चली गई तो वो पृथ्वी के अंदर से जल एवं खनिज को अवशोषित करती है। आपको पता है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो होता है हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वहाँ से भी अवशोषित कर लेती है, और अगर यहाँ ज़मीन के अंदर चली गई तो वहाँ से एब्जॉर्ब कर ही लेंगे, जो कैपिलरी वाटर होता है। तो वहाँ से जल और खनिज को अवशोषित करती है, जो कि ये बरगद के पेड़ में पाया जाता है। ओके। अब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भ्रूण विज्ञान के विषय में देख लेते हैं। स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की स्टडी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है। यहाँ जैसे कैलिस, कोरोला और एंड्रोसियम, जिम्नोसियम। तो एंडोसियम पुमंग या जायांग। तो इसका डिवीजन जो होता है बाह्य सेपल्स या बाह्य दलपुंज। और कोरोला क्या होगा, पेटल्स या पंखुड़ियाँ। और पुमंग का होता है स्टेमन। और जिम्नोसियम या जायांग का होता है पिस्टिल। पिस्टिल स्त्री केसर, स्टेमेन मेन आ रहा है, तो पुंग केसर पुरुष, पिस्टिल स्त्री केसर। ओके। अब यहाँ पे एक फिगर है, इसमें देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कोई फ्लावर है, फ्लावर में जो सबसे नीचे यहाँ पे अटैच होती है तो इसको हम सेपल्स बोलते हैं, जिसको बाह्य दल पुंज जिस पे अटैच्ड होता है। ओके। और सीपल के बाद जो यहाँ पे आउटर साइड में होती है, आउटर साइड में तो यहाँ पे पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें ये बीच वाला पोर्शन, बीच वाले पोर्शन में सबसे ऊपर यहाँ पे पिस्टिल होता है, स्त्री केसर। अभी एक को जो हम जूम में देखेंगे। और यहाँ पे ये देखो, ये स्टीमेन है, स्टीमेन के ऊपर यहाँ पे हमारा एंथर है, परागकोश। और ये टोटल अगर इसकी लेंथ की बात करूँ इसको फिलामेंट बोलते हैं। अभी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ जो छोटा था बड़े रूप में है। देखिए स्टेमेन, स्टेमेन जो होता है एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमेन बनता है। और पिस्टिल जो होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय। पिस्टिल जो स्त्री केसर, स्टेमेन पुंग केसर। तो स्टेमन कहाँ पे है, स्टेमन बेसिकली हमारा एंथर और फिलामेंट को मिला के बनता है। ओके। और पिस्टिल, पिस्टिल में हमारा स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी। ये पूरा हमारा जो पिस्टिल या स्त्री केसर के अंतर्गत आ जाएगा। ओके। ये कुछ हमारा फिगर होता है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया देखते हैं कैसे फर्टाइल होते हैं। तो परागण, परागण क्रिया देखते हैं। परागकोश में परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, यहाँ पे वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण क्रिया कहलाती है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में देखें, जब परागण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वर्तिकाग्र से लिक्विड निकलता है, जिसको परागकण अवशोषित कर लेते हैं और पतली सी ट्यूब बनाते हैं। यहाँ से जब हमारा वर्तिकाग्र
परागकण जो होते हैं यहाँ पे जब पहुँचता है तो यहाँ से एक लिक्विड निकलता है, एक लिक्विड निकलता है जिससे यहाँ पे चिपक जाते हैं, और चिपक जाएंगे तो यहाँ से दो परागकण इसके अंदर जो होते हैं, एक ट्यूब होती है फिलामेंट जो ट्यूब, इसके अंदर जा पाते हैं। अभी देखते हैं आगे की प्रोसेस और क्या है। दो नर युग्मक ट्रेवल करते हैं, दो नर युग्मक ट्रेवल करते हैं, एक नर युग्मक एग सेल से अभिक्रिया करता है जो भ्रूण बनाता है, ठीक। और इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया, जो हमारा एक नर युग्मक जब एक्सेल से क्रिया कर लेते हैं उसको निषेचन क्रिया, और दूसरा नर युग्मक अभी बचा है वो केंद्रक से संयोजित हो जाता है और एंडोस्पर्म बनाता है। अब एंडोस्पर्म क्या काम है, यह भ्रूण के लिए भोजन का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा ट्राइफ्यूजन हो जाता है, इसको हम त्रिसंलयन बोलते हैं, त्रिसंलयन बोलते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ट्राइफ्यूजन, दोनों मिलके बाई फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। फर्टिलाइजेशन कब हुआ, हमारा जब एक नर युग्मक जो एक सेल से अपक्रिया कर लिया और भ्रूण बनाया तो वो हमारा फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो बचा था वो आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है जो केंद्रक से संयोजित हो जाता है, केंद्रक से मिलके एंडोस्पर्म बनाता है, तो वहाँ पे ट्राइफ्यूजन क्रिया होती है। और फर्टिलाइजेशन ट्राइफ्यूजन मिलके बाई फर्टिलाइजेशन, जिसको द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बात कर देखते हैं, देखो ओयूल से बीज का निर्माण होता है, ओयूल से बीज का निर्माण होता है, जबकि ओवरी से फल का निर्माण होता है। ओयूल से जो बीजांड था यहाँ से बीज का निर्माण होता है, ओवरी से अंडाशय से यहाँ से हमारा फल का निर्माण होता है, ओके। और जो फल ओवरी से बनते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं, जो ओवरी से बनेंगे उन्हें सत्य फल कहा जाएंगे, और जो ओवरी को छोड़कर पौधों को किसी अन्य भाग से बनते हैं उन्हें हम असत्य फल कहते हैं। असत्य फल का अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सेब, सेब में आप देखे होंगे उसका अंदर आप कट करेंगे तो उसमें क्या ओवरी वैसे बनी रहती है, वो यानी ओवरी विकसित नहीं होती है, तो ये असत्य फल हो गए। स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, कटहल, इन सब में आप देख सकते हैं इसमें एग सेल्स जो होता है विकसित नहीं हुआ होता है, वो ज्यों का त्यों वैसे पड़ा रहता है, ओके। अब यहाँ पे हम जड़ की बात किए थे, दो जड़, एक टैप रूट और एक टैप रूट और फाइब्रस झकड़ादार जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्लांट दिखाया गया है, टैप रूट। टैप रूट जो हमारी मेन एक जड़ होती है जो अंदर की तरफ नुकीली ऐसे सीधा मेन जड़, और उसको हम टैप रूट बोलेंगे। टैप रूट जैसे मूली, गाजर वगैरह हम देखे होंगे, और उसके अगर अगल बगल देखें मेन टैप रूट से और जड़ निकली होती हैं जो हमारी होते हैं रेडिकल, जिसको मूलांकर बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे ये पूरा जमीन के नीचे वाले पोर्शन को रूट में आ जाएगा, और ऊपर के पोर्शन हमारा प्ररोतंत्र या सूट सिस्टम हो जाता है। तो ये टैप रूट होता है, और आप फाइब्रस रूट भी देख सकते हैं, जैसे आप टमाटर वगैरह किसी पौधे देखें तो झकड़ादार वहाँ पे होती है। मूली, गाजर ये हमारे टैप रूट में आते हैं, ओके। तो आज के लिए फ्रेंड इतना है, और हाँ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप सीबीएलए में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।